पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। आजाद मेंबरान जो हैं अगर ये अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो कौम को दिखा दें, हम खुशी से कबूल करेंगे और बैठेंगे अपोजिशन में। बिल्कुल। PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. 3 पार्टीज को उन्होंने सिंगल आउट किया है, PMLN, MQM और पीपल्स पार्टी। इनको छोड़ के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है कि मैं इनसे राब्ता करूं। उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है जरूर सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्वाहिश ये जरूर होगा कि सदर जरदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले। हमें बड़ा क्लियर मैंडेट दिया, सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज तो बहुत अहम ऐलानात हो गए। नून लीग की अब मरकज़ में हुकूमत बनेगी। पंजाब में उनको पहले ही अक्सरियत हासिल है। मरकज़ में इसलिए हुकूमत बनेगी कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ारत उज़्मा की दौड़ से अपने आप को अलहदा कर लिया, लेकिन ये ज़रूर कह दिया कि हम नून लीग के उम्मीदवार को वोट तो देंगे लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कि एक अक़लियती हुकूमत होगी जिसके पास अपनी भी सिंपल मेजॉरिटी शायद नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की या दूसरे इत्तेहादियों की बैसाखियों पे ये हुकूमत खड़ी होगी। दूसरी तरफ बानी चेयरमैन खान साहब ने भी कहा कि इलेक्शन लड़ा जाएगा। उनके बाकी लीडर भी आए, वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी लड़ेंगे, स्पीकर, फिर चेयरमैन बनना है सेनेट का, फिर सदर का, तमाम इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। साथ साथ बानी चेयरमैन ने यह भी ऐलान किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं बैठेंगे, उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये सारे ऐलानात करने पड़े। अलबत्ता बानी चेयरमैन खान साहब की तरफ से ये ज़रूर बात आ गई कि अली अमीन गंडापुर को अब खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया जाएगा। नून लीग ने फ़ौरन रद्द अमल दिया कि ये तो बिल्कुल एंटी स्टेट एक पोस्चर दिया गया है और रियासत के साथ टकराव जारी रहेगा। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई सेंसिटिव सूबा है जहां पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, दहशतगर्द वहाँ सरगर्म हैं। सूबाई हुकूमत और मरकज़ के दरमियान खुदा न खास्ता कोई ऐसे ताल्लुकात टकराव वाले हुए तो बड़ा मसला बन सकता है। फिर IMF के साथ मुज़ाकरात होने हैं। IMF एक वीक गवर्नमेंट के साथ क्या शराइत के साथ एग्रीमेंट करेगी? क्या सारा मलबा फिर पाकिस्तान की आवाम पर डाला जाएगा? इसके अलावा पंजाब की वज़ारत आला का भी फ़ैसला होना है, बलूचिस्तान में भी वज़ारत आला का फ़ैसला होना है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध तो क्लियर हो चुके हैं। हम इस ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर 3 मेहमानों के साथ अलग-अलग बात करेंगे। आज हमारे रूबरू होंगी PTI की रहनुमा मिस मेहरबानो कुरैशी साहिबा। हम उनसे जो PTI के कंसर्न्स हैं उन पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब हमारे रूबरू होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे रूबरू हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी ने ये तो ऐलान कर दिया कि हम नून लीग के उम्मीदवार को वज़ारत उज़्मा के लिए सपोर्ट करेंगे लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। कैसी देखती है मुस्लिम लीग इस चीज़ को? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए इसके ऊपर जो सदर है हमारी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, उनकी ट्वीट आ चुकी है जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया है जो सपोर्ट वो हमें करेंगे वज़ारत उज़्मा की पोस्ट के लिए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन ज़ाहिर है ये अगले 5 साल जो हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि क्लियर कट मैंडेट नहीं है किसी पार्टी के पास। और फिर ज़ाहिर है अगर कोalition भी फॉर्म हो रही है तो वो कोalition में पीपल पार्टी हमें वोट तो देगी, मगर ज़ाहिर है वो जब कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे तो वो जो है वो किसी हद तक अपोजिशन भी करेंगे और ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो डिपेंडेंट होगी उनकी सपोर्ट के ऊपर कि हुकूमत कायम रहे। तो ये है मामला। इन मामलात में ज़ाहिर है हमारी
हम ऑप्टिमिस्टिकली मामले को देख रहे हैं और ये समझते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अवामी मसाइल हैं उनको हल करें। ये बड़ा चैलेंजिंग ज़रूर होगा क्योंकि ज़ाहिर है जो है वो फ्रेगमेंटेड पार्लियामेंट है और उसके अंदर जो है डिलीवर करके देना बड़ा मुश्किल होता है, ये आसान काम नहीं है। लेकिन बहरहाल मुल्क को इस मुश्किलात से किसी ने निकालना है और वो जैसे हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खाते में ये काम आता रहा है, माजी में भी आया है। 2013 में हमने किया ये वाला काम, 1997 में किया, 1990 में किया। उस हर दौर में डॉक्टर साहब, उस हर दौर में हम भी देखते रहे हैं, 90 हो, 97 हो या 2013 हो, एक बड़ा वाज़े मैंडेट होता था। अब एक वीक गवर्नमेंट होगी, जैसे आप बड़ा ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, वीक गवर्नमेंट चलाने का आपकी पार्टी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वीक गवर्नमेंट फिर बड़े फैसले कैसे लेगी, जैसे PIA की प्राइवेटाइजेशन करनी है और इकोनॉमिक फ्रंट पे फैसले करने हैं? देखिए ये ज़ाहिर आसान काम तो नहीं होगा, ये काफ़ी मुश्किलात इसके अंदर जो है वो आएंगी और इसके अंदर ये है कि ज़ाहिर हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हमें सपोर्ट होगी अगले 5 साल। तो अगर हम उनके साथ मामलात अच्छी तरह चला सके या वो हमारे साथ अच्छी तरह चला सके तो इंशाल्लाह मुल्क में स्टेबिलिटी होगी। अच्छी बात ये एक है इस तमाम मामलात में कि सूबे मजबूत हो गए हैं। पंजाब में भी सिंपल मेजॉरिटी है, पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है और बलूचिस्तान में भी अब नेशनलिस्ट पार्टियां मतलब कि जो फेडरल पार्टी हैं, वफाकी पार्टियां, जी वफाकी पार्टियां जो है वो आ गई हैं। तो जो है वो मतलब कि किसी हद तक जो है वो सूबे की लेवल पे जो है वो डिस्टेबिलिटी नहीं होगी, मगर ज़ाहिर है वफाक जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में वफाकी पार्टियां तो आई हैं लेकिन वहाँ क्लियर मैंडेट नहीं है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में है या पंजाब में आप कह रहे हैं कि क्लियर मेजॉरिटी आ गई। तो बलूचिस्तान में आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट देंगे उनके वज़ीर आला के लिए? देखिए ये ज़ाहिर एक कोई अरेंजमेंट होगी इससे रिलेटेड और वो अरेंजमेंट जो है वो अभी ज़ाहिर मैं रिवील तो नहीं कर सकता, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे ज़ाहिर हमें पीपल्स पार्टी को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अगर वो ज़ाहिर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी 54 सीट्स हैं, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो हमें भी जो है वो करना पड़ेगा। तो फिर तो मेरा सीधा सवाल बनता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज सदारत के लिए तो बाकायदा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ले लिया, वो पहले भी 5 साल ऐवान सदर में रहे हैं, तो क्या फिर नून लीग आसिफ जरदारी को सदर बनाने के लिए अपना वोट देगी पीपल्स पार्टी को? देखिए अगर हमारी उनके साथ अरेंजमेंट हो गई, जो कि मुझे लग रहा है कि हो जाएगी, अच्छा, तो फिर जिसको अब उस अरेंजमेंट के तहत अगर प्रेसिडेंट जो है वो उसकी पोस्ट पीपल्स पार्टी के पास जानी है तो फिर जो पीपल पार्टी नॉमिनेट करेगी उसको हम वोट डालेंगे, इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो मैं समझूं कि नून लीग की तरफ से आप हाँ कर रहे हैं? मैं ये अगर मगर करके हाँ कर रहा हूँ। चले हाँ तो कर रहे हैं ना कि अगर मगर। आपने कहा कि अगर उनके साथ अरेंजमेंट हो गई तो कोई टॉक्स जारी हैं पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों की? अगर टॉक्स जारी हैं तो फिर वो क्यों बाहर निकले काबीना से या हुकूमत से? देखिए मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, अच्छा, और अगले 1-1.5 साल में बड़े सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स वगैरह करनी है उसके लिए, और जो IMF प्रोग्राम है उसके अंदर अगर जाना हुआ पॉसिबली, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, तो ये तमाम काम करने के लिए ज़ाहिर है जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है ना ये। इसमें ज़ाहिर जब IMF प्रोग्राम में जाती है हुकूमत तो उसको मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसका इम्पैक्ट महंगाई है और मामलात की सूरत में आवाम पे आता है और फिर ज़ाहिर उसकी वजह से पॉलिटिकल कैपिटल बर्न होता है। तो ये वजह एक हो सकती है कि पीपल पार्टी ये ज़रूर चाहती है कि आईनी ओहदे उनको मिल जाए, मगर शायद वो कैबिनेट का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहते ताकि जो इम्प्लीकेशंस होंगे मुश्किल डिसीजन के वो उनके ऊपर ना आए। एक बात तो क्लियर हो गई पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद, अगर वो सपोर्ट देते हैं जैसे वो कह रहे हैं तो फिर वज़ारत उज़्मा तो आपके पास आ रही है। गो के PTI ने भी ऐलान किया कि हम
वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ारत उज़्मा आ रही है, आपकी पार्टी की तरफ से पहले से ऐलान है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे, वो ऐलान वापस नहीं लिया गया। तो अब आप कौम को क्या बताएंगे कि स्टिल इस सूरत हाल में वीक गवर्नमेंट को मियां नवाज़ शरीफ साहब ही लीड करेंगे बतौर वज़ीर आज़म? देखिए, ये डिसीजन ज़ाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद जो है वो लेना है कि वो या खुद लीड करेंगे या वो नॉमिनेट करेंगे किसी को जो लीड करेगा। तो अब ये जो है वो देखना पड़ेगा कि मामलात आगे कैसे चलते हैं। मेरा वैसे मेरी ज़ाती राय ये है, या मेरी ज़ाती ख्वाहिश समझ लें कि मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि उनका जो तजर्बा है और जो उनका स्टेचर है वो और किसी के पास नहीं है। अगर बाहर से आप इन्वेस्टमेंट लेके आनी है GCC से, चाइना से और मुख्तलिफ ममालिक से, तो वो क्रेडिबिलिटी देखते हैं आपके लीडर की, और माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी है। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड तो होना यही चाहिए, मगर जाहिर है ये जो आप अपनी राय फरमा रहे हैं, बड़ा एहतराम है आपकी राय का, आपकी पार्टी में भी ये राय पाई जा रही है, बाकी आपके साथियों में? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हमारे सदर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे इसका ऐलान किया है कि उनके वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उन्होंने भी मोर और लेस अलॉन्ग दीज लाइन। लेकिन ज़ाहिर डिसीजन तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ही लेना है कि वो खुद होंगे या किसी को और को होना है। अच्छा, तो अब दूसरे हिस्से पे आते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब फैसला ये करते हैं कि वो नहीं लेते, वीक है, लूली लंगड़ी हुकूमत है, प्रेशर आएंगे, इत्तेहादी जो हैं जो कि काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, वो किसी भी वक्त कोई ऐसी डिमांड कर सकते हैं, तो फिर दूसरे ऑप्शन के तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। देखिए, ये ऑप्शन जो है वो ऑन द टेबल जरूर होगी, आई एम श्योर, लेकिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज मियां साहब करते नहीं करते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरी तो जो राय थी मैंने आपको बता दी है। लेकिन आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि यानी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के अलावा भी कोई वज़ीर आज़म बन सकता है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ये पॉसिबल तो है। अच्छा। मतलब आप जा रहे हैं, इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते कि कोई और हो ही नहीं सकता। शायद खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, जी जी, तो आप उसको रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन इम्कान यही है कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ही बनेंगे। और फिर पंजाब की वज़ारत आला किसके हिस्से में जा रही है? देखिए, ये फिर वो इफ एंड बट वाला सिचुएशन आ रही है, फिर दोबारा आगे कि इफ देन हो ये वाला मामला हो जाएगा। देखते हैं, एक दो दिन में सामने आ जाएगा कि ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब ने नॉमिनेट करना है, तो वो जिसको नॉमिनेट करेंगे वही होगा फिर। और सीधा सा सवाल है कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वज़ारत आला के लिए? बिल्कुल है जी, वो उस रेस में बिल्कुल मेरा ख्याल है वो नंबर 1 होंगी, या टॉप में ज़रूर है वो। अच्छा, रेस में सिर्फ वही हैं या कोई और भी हैं? देखिए, वो जो डिपेंड करेगा बहुत सारी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करेगा कि विफाक में कौन आता है, उसकी मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वाला मामला क्लियर हो गया तो फिर बाकी मामला भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे आज़ाद अरकान भी आप लोगों से मिल रहे हैं, 4-5 तो मेरा ख्याल हो गए, मज़ीद कितने आज़ाद अरकान आप मिला लेंगे अपनी पार्टी में? देखिए, मेरा जो अपना इसके ऊपर एनालिसिस है वो मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन आप समझ लें कि 2 दर्जन के करीब होंगे। 2 दर्जन 24 PTI के मुंतखब, PTI बैक्ड ओवरनाइट नहीं होंगे, ये ओवरनाइट नहीं होंगे, आराम आराम से होंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम तकरीबन वो जो 5 आज़ाद हैं वो तो हम ले ही लेंगे जी जी, और उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे जो है इनके MNAs जो है उनको जो हमारे पास आना चाहते हैं उनको हम ले लेंगे। अच्छा, यानी 2 दर्जन से ज़्यादा PTI बैक्ड लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आपके साथ आएँ? हमारी 19 लोगों से बातचीत चल रही है, तकरीबन 19 लोगों से बातचीत, यानी 5 वो जो टेक्निकली वाकई आज़ाद थे और 19 ये जो आज़ाद थे जो PTI बैक्ड थे। आप कह रहे हैं कि 19 से बातचीत चल रही है? 19 से बातचीत चल रही है, अब देखें कहाँ जाता है मामला। मैं ज़रूर आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन ख़ान गंडापुर को नामज़द किया गया, ज़ाहिर है उनकी पार्टी है, उनका अपना फ़ैसला है, लेकिन इस नामज़दगी को आप एज अ पोस्चर टूवर्ड सेंटर या टूवर्ड स्टेट कैसे देखते हैं?
देखिए इस पॉलिसी का बुनियादी तौर पे मतलब इसके दो हैं। एक तो ये है कि ये कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, जो कि इंतशार फैलाने वाली सियासत जिसकी जो हॉलमार्क है पीटीआई का और इमरान खान का, वो उसको सामने रखते हुए ही ये डिसीजन लिया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि ये टकराव हो बिटवीन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। इसके डिसीजन में इस बात का कोई ख्याल नहीं किया गया कि जो वादे किए गए थे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कि वो डिलीवर करके देंगे, या मैनिफेस्टो में जो इन्होंने ख्वाब बेचे थे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अली अमन गंडापुर की जो शोहरत है वो सारे पाकिस्तान को पता है, वो कुछ ढकी छुपी तो है नहीं। जो कुछ उन्होंने उस बेचारी जो यतीम औरत थी, उस लड़की थी, उसके साथ जो इन्होंने किया, जो लोग इन्होंने कत्ल करवाए, जो ये मशहूर ज़माना ये बदमाश हैं, ये कोई छोटे मोटे तो हैं नहीं, ये मतलब कि ये सूबाई लेवल के तो हैं ये। अच्छा, ये में भी लास्ट क्वेश्चन हो, एक और ऐलान भी हुआ कि पीटीआई अब वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करेगी। ये आप कैसे देखते हैं? इसका पर्पस तो खैर वो भी बता रहे हैं, लेकिन ये वाकई वो पर्पस सॉल्व हो सकता है? देखिए ये अब ज़ाहिर है ये वादतुल, इसमें जो कुछ टेक्निकली और लीगली मामले को जो है वो मैंने इतनी डेप्थ में जाके देखा नहीं है, लेकिन अगर MWM ने कोई 20 औरतों की लिस्ट जमा कराई हुई है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के साथ, तो फिर तो ज़ाहिर है अगर ये उनके पास जाएंगे तो फिर तो वुमेन सीट उनको मिल जाएंगी। लेकिन अगर कोई लिस्ट ही नहीं जमा कराई हुई, अगर कोई नॉमिनेटेड ही नहीं है लोग, तो फिर मेरी नहीं समझ में, क्योंकि आपको तो पहले नॉमिनेशन जमा करानी है ना, वो जो आपका पूरा का पूरा सिलसिला होता है। वैसे जो हमें इतलात हैं वो 2 की लिस्ट उन्होंने जमा कराई हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिस मेहरबानो कुरैशी साहिबा पीटीआई की तरफ से हमारे रूबरू होंगी, और उनके बाद फिर जनाब नदीम अफजल चंद साहब हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, हम रूबरू प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं मिस मेहरबानो कुरैशी साहिबा। पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ी हैं और इनका दावा है कि ये जीत चुकी हैं। 45 फॉर्म भी इनके पास हैं, लेकिन मैं उस मुल्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी से हट के भी इनसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि शी रिप्रेजेंट्स पीटीआई इन माय शो टू राइट। बहुत शुक्रिया एंड मोस्ट वेलकम। आप पहली बार मेरे शो पे आई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और मखदूम साहब के साथ तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरा एक बड़ा उनके साथ एहतराम का रिश्ता रहा है, और आई होप कि आई विल कंटिन्यू जी इंशाल्लाह। आज आपकी मुलाकात बानी पीटीआई खान साहब के साथ हुई। पहले तो वो बताएं कैसी मुलाकात रही? जी खान साहब, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जेल में जाकर वो मेरे ख्याल में 10 साल जवान हो गए हैं और अच्छा मज़ीद। और आज जो उनके चेहरे पे एक रौनक थी और खुशी थी, क्योंकि वो पेशकश पहले भी कर चुके थे कि मैं गिरफ्तार हूँगा, मेरे खिलाफ मुकदमे चलेंगे, मुझे सज़ा होगी और फिर इलेक्शंस होंगे और मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो जो उन्होंने पहले ये पेशन गोई की थी, तो आज उनके सामने है, जो उन्होंने कहा वैसे ही हुआ। वो जेल में बैठे हैं। नहीं, लेकिन अब इलेक्शन हो चुके, अब के हालात में क्या कह रहे हैं वो? जी पहले तो सबसे पहले तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे देखते साथ ही स्माइल किया और मुझे कहा, पहले तो कहा कंग्रेचुलेशंस और फिर कहा शाबाश और मेरे सर पे हाथ रखा। अच्छा, कि एक एल्डरली जो जी बिल्कुल बड़े हैं हमारे, बड़े तो हैं ऐसे बिल्कुल और बहुत खुश थे। वो इस बात से खुश थे कि उनकी जमात ने भरपूर मुश्किलात का सामना किया है, और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उनकी जमात के पॉलिटिशियंस भी, और ख़ास तौर पे जो वर्कर्स और वोटर है हमारा, वो किस तरह डट के खड़ा रहा है। उन्हें बड़ा नाज है उन पर। तो आज उसी बात की उन्हें खुशी थी कि मेरा नौजवान जमहूरियत के लिए खड़ा हो गया। आपने कहा कि जेल जाके 10 साल वो जवान हो गए। जेल में तो लोग तंग होते हैं, मसाइब होते हैं, मुश्किलात होती हैं। वो जो खबरें तनकीद करते थे आपके अपोनेंट्स के, देसी मुर्ग खाते हैं, देसी घी खाते हैं, उसका असर है या कोई और वजह है? वो तो उनकी जी डाइट हमेशा से रही है। अच्छा। मतलब मेरे ख्याल में लोगों को लगता था कि वो जेल जाएंगे, 4 दिन भी नहीं गुजार पाएंगे। लोग कहते थे ना कि पैर पड़ेंगे। तो हमें हमेशा से यकीन था खान साहब का एक मुख्तलिफ DNA है।
एक तो वो हार नहीं मानते कभी, और वो गिव अप नहीं करते, और वो मुश्किलात का सामना डट के करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं देखें 3 चीज़ें, रिस्क, इज़्ज़त, मौत, तीनों अल्लाह के हाथ में है। तो उसी ईमान के साथ वो तो खुशबाश बैठे हैं। वो इस बात से शायद जवान हो गए कि उनको जेल में वो दिन रात अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, बाकी किताबें पढ़ते हैं, तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, वो उससे बहुत सेटिस्फाइड है। अब ज़रा पोस्ट इलेक्शन की बात करते हैं। आज उन्होंने खुद भी कहा, और बैरिस्टर गौर खान भी बार बार कहते हैं, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी कहते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। गिवन द नंबर्स, कैसे हुकूमत बनाएंगे? वो जो उज़रदारियाँ जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्शन जो होते हैं, उनके फैसले तो होते रहेंगे, लेकिन गिवन द नंबर अराउंड 100 उसमें भी कुछ चले गए तो हुकूमत कैसे बनाएंगे? जी देखिए, क्योंकि हमारा मानना है गिवन द नंबर्स, अगर हम वाकई इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो वो कैसे होती है? जमहूरियत मजबूत तब होती है जब आवाम को एक तो राय देने का मौका दिया जाए, उसको इलेक्शंस कहते हैं, और उसके बाद आवाम की राय को तस्लीम किया जाए, उसे जमहूरियत कहते हैं। तो इस वक्त आवाम के वोट पर डाका डला है, राइट? तो हम तो कह रहे हैं आप आवाम के वोट पर डाका डाल के उनके मैंडेट को चुरा कर उन पे मुसल्लत नहीं हो सकते। आई गॉट योर पॉइंट, अगर देखिए एक रास्ता है मैडम, एक रास्ता है कि इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल्स, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। दूसरा रास्ता है तसादुम का, टकराव का, जलसे जुलूस करने, घेराव करने। पीटीआई किस रास्ते पे चलेगी? आज आप खान साहब से मिल के आ रहे हैं। अगर हमने तसादुम करना होता, जलाओ घेराव करना होता, हमने कभी भी नहीं किया। हम तो आज भी कहते हैं कि 9 मई का जो सानिया था, एक तो हमने उसकी हमेशा मजम्मत की है, पुरजोर मजम्मत की है। आपके खानदान से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर और सब जमात ने भी की है, और हम कहते रहे कि जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम आप जी कहते हैं इन्वेस्टिगेट कीजिए, और जिसके खिलाफ आपके पास सबूत है बेशक प्रोसिक्यूट कीजिए। मगर हमारा मानना है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारी जमात के खिलाफ था। हमारी जमात ने कभी तसादुम में यकीन नहीं रखा है। हमने आप उससे पहले भी धरना दिया, धरने में कभी कोई गमला नहीं टूटा। खान साहब को गोलियां लगी, उसके बाद हम सब लाहौर में हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, लिबर्टी राउंड अबाउट पे, एक गमला नहीं टूटा। आगे का रास्ता क्या? हम देखिए आज भी हमारा जो वर्कर है इस वक्त उसमें बड़ा गम और गुस्सा है। उनको वो हमें फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि देखिए हमने बड़ी जंग लड़ी है, हमने अपने सर पे ये लड़ी है, और ये इलेक्शन हमने जीता है, और ये हमारा वोट जो हमने आपको अमानत दिया है, आप हमारे वोट का दिफा करो, और अगर आप नहीं करोगे आप हमें जवाब दे हो। और वो तो इस वक्त बहुत पुरजोश हैं। वो कहते हैं आप हमें हुक्म दें कि हमने कहाँ धरना देना है, आरओ साहब के घर के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर, ईसीपी के दफ्तर के बाहर। नहीं, हमने उन सबको रोका हुआ है। हमने कहा बिल्कुल, मैं इसी पे आ रही हूँ, पॉलिसी पूछ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रही हूँ। हमने उन सबको रोका हुआ है। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम आईनी रास्ता जो है वो लेंगे, और हम ले रहे हैं। सो एक मिनट, आपने कहा, और जो विच आई अप्रिशिएट के आईनी और कानूनी रास्ता। आज ऐलान भी किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, खान साहब की तरफ से किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला देगी वो एक्सेप्टेबल होगा? आप खुद जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। पहला मरहला जो है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि उनके कुछ रूल्स हैं, कवानीन हैं, और उनके मुताबिक क्योर्स और रेमेडीज अवेलेबल हैं, ईसीपी में हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें ईसीपी से बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये हम धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हमारे पास एक क्लियर कट चीज़ है, एक फॉर्म 45 है। अब जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हमने अपने फॉर्म 45 पब्लिक कर दिए हैं। मैं आई थिंक जमात से पहली या दूसरा कैंडिडेट थी जिसने अपने फॉर्म 45 इकट्ठे किए, डिजिटाइज किए, एक उसके साथ हमने उसको टैब्यूलेट किया, और हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दिया। अवाम का मैंडेट था, अवाम की अदालत में रख दिया, अवाम फैसला करे कि कौन जीता कौन हारा। मगर अब प्रॉब्लम ये है, जो हमें कहते हैं कि जी आप ये जो आईनी रास्ता है उसके थ्रू जाएं, प्रोसेस है, हम प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, मगर क्या ईसीपी ने इस प्रोसेस की इज्जत की है? देखिए जब इलेक्शन होता है, फॉर्म 45 ईसीपी ने नहीं की, नहीं, मगर मैं मुकम्मल है ना, देखिए पहले मुकम्मल करने दीजिए। फॉर्म 45 हतमी नतीजा होता है जो आपके सामने एजेंट के सामने काउंटिंग होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, एजेंट्स होते हैं, सब साइन करते हैं, वो आरओ के पास जाता है। आरओ सारे फॉर्म 45 का जो जमा है
उसको लेके फॉर्म 47 जारी करते हैं, राइट। तो हिसाब में शायद कोई कमजोरी कोताही रह गई है, हम तो कह रहे हैं उसको दुरुस्त करें, क्योंकि फॉर्म 45 में जो नंबर्स लिखे हैं वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट नहीं होते। दूसरी चीज़ जो आईनी प्रोसेस है, जिसका पीपल्स पार्टी खास तौर पे हवाला दे रही है आजकल, आईनी प्रोसेस क्या होता है? फॉर्म 47 जो कंसोलिडेशन ऑफ वोट होता है वो तब होता है जमा करके और वो कब होता है जब कैंडिडेट मौजूद हो या कैंडिडेट का अपॉइंटेड एजेंट वहां पे मौजूद हो, सब कैंडिडेट्स के उनके सामने कंसोलिडेशन होती है। मैं जब कैंप ऑफिस गई ECP के दफ्तर, RO साहब के दफ्तर जाने के लिए, मुझे बाहर गेट पे रोक दिया गया और कहा कि कैंडिडेट अलाउड। पहले पूछा किस जमात से हैं, मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें ऑर्डर नहीं है, कैंडिडेट अंदर नहीं जा सकता। तो मैंने उनसे पूछा इलेक्शन ECP के कौन सा रूल है? मैडम मैं इसीलिए तो गुजारिश कर रहा हूं, फॉर्म 48 49 आपने कैसे इशू किया? ये वायलेशन ऑफ द लॉ है। बिल्कुल सही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने वायलेशन की है या आरोद ने वायलेशन की है, उसका अगला फोरम कोर्ट्स हैं, उसका अगला फोरम ECP है। ECP के बाद की बात कर रहा हूं। ECP के बाद की बात बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जी जी जी। तो यानी ये रास्ता मैं पहले ही अप्रिशिएट कर चुका हूँ। एक और चीज़ मैं ज़रूर जानना चाह रहा हूँ, मरकज़ में या पंजाब में बने ना बने आपकी हुकूमत मुझे नहीं इल्म, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत डेफिनेटली बन रही है। अली अमीन गंडापुर आज नामज़द हो गए वज़ीर आला। अब PTI के सामने उस सूबे के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ, दहशत गर्दी है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक होते हैं, फ़ौज पे अटैक हो रहे हैं, सिटीज़न पे अटैक हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत PTI बतौर जमात फ़ौज के साथ, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, शहरियों के साथ तावन करे तो एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के साथ भी तो ताल्लुक अच्छा हो सकता है, या कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसी रखी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे सूबे ने आपको एक मैंडेट दिया है, हाँ, वहाँ पे गवर्न करने का। नहीं तो हम इस मैंडेट को बड़ी संजीदा लेते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 1.5-2 साल में बहुत मसले मसाइल आए हैं। वहाँ पर दोबारा जैसे कि कह सकते हैं एक खौफ है दहशत गर्दी की लहर के दोबारा उठने का, तो बिल्कुल वहाँ पर कोऑपरेशन के साथ और बिल्कुल एक कम्युनिकेशन के साथ आगे चलना है। क्यों? हमने अपने लोगों को महफूज रखना है, हमने उन्हें गवर्नेंस देनी है। और खैबर पख्तूनख्वा ने जो इस वक्त मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, जो एतमाद का इजहार किया है, बहुत भारी एतमाद। और ये वो सूबा है जो मशहूर था ये कभी एक जमात को दूसरी बार वोट नहीं डालता, और हर दफा वो और ज्यादा हर दफा मैंडेट भारी होता चला जाता है। दे रहा है। बहुत शुक्रिया। तो कहते रहे कि लाओ तराजू तोल के देखो हमारा पल्ला भारी है। मिस मेहरबानो कुरैशी साहिबा आप तशरीफ ले आए। नाजरीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम एक और पार्टी के सीनियर रहनुमा से बात करेंगे। स्टे विद अस। सियासी सूरत हाल के हवाले से आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई। PTI ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामज़द कर दिया। फिर जब PTI की तरफ से कहा गया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो पीपल्स पार्टी का 2 रोज़ा इजलास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वाला जारी था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा इस बात को, PTI के इस ऐलान को कोट किया वहाँ पर, कहा कि चूँकि अब PTI ने इत्तेहाद न करने का ऐलान किया है तो हम नून लीग को वोट तो देंगे वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, काबीना में नहीं होंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया चंद साहब। लगता है कि आप जो शुरू से बात कर रहे थे, आपकी बात ही इन 2 दिनों में सुनी भी गई और मानी भी गई कि नून लीग के साथ काबीना में नहीं बैठना। थैंक यू प्राचा साहब। सारी CC ने बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और तकरीबन हर बंदे ने उसमें अपनी राय दी, और 5 घंटे एक दिन और 5 घंटे दूसरे दिन। उसके बाद मेजॉरिटी की राय ये थी कि क्योंकि लेजिटिमेट मैंडेट नहीं है इस वक्त, सारे क्वेश्चनेबल मैंडेट है, तो बिलावल साहब को तो बनना नहीं चाहिए और ना पुट अप होना चाहिए। तो ये बिलावल साहब ने भी कहा कि मैं ऐसे मैंडेट पे फुल, और हार्स ट्रेडिंग भी नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा हार्स ट्रेडिंग के, मैं दूसरों के लोग छोड़कर अपना। तो मेरे ख्याल में दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते हुए एक तो पार्टी ने अपनी प्रीमियरशिप के लिए कैंडिडेट विड्रॉ किया। अब दूसरा हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे
जी जी। यहाँ पीटीआई के साथ या नून लीग के साथ, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था। फिर मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेके जाना था। देखिए इस वक्त मुल्क इलेक्शन के फौरन बाद एक अजीबो गरीब जानी कैफियत में मुब्तला। नहीं, लेकिन चंद साहब ये आपने बड़ी अहम बात की कि मुल्क को इस्तेकाम की तरफ ले जाना है। ना तो पीटीआई के पास नंबर पूरा है कि वो खुद हुकूमत बनाए, ना नून लीग के पास नंबर पूरा है खुद हुकूमत बनाए। आप एक ऐसी पार्टी थी, खुद भी आप कहते रहे कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद करें, उन्होंने मना कर दिया। जब आप कहते हैं कि अदम इस्तेकाम नहीं करना, तो नून लीग के पास तो नंबर ही पूरे नहीं है, उनकी हुकूमत माइनॉरिटी होगी, अक़लियती हुकूमत होगी। आपके ख्याल में फिर भी इस्तेकाम आ सकता है? अगर देखें पीपल्स पार्टी उन इत्तेहादियों की तरह तो नहीं होगी जो ब्लैकमेल करेगी। पीपल्स पार्टी तो पार्लियामान को चलाने का बेड़ा उठाती है, हुकूमतों को इस्तेकाम मुहैया करने का हमेशा बेड़ा उठाती है। खा इमरान खान की हुकूमत हो, खा नून लीग की हुकूमत हो, ये 2013 में भी आप देख लें, 2018 में भी आप देख लें, हम तो पार्लियामान से तो निकलते नहीं है, पार्लियामान के अंदर ही हम रहेंगे। और पीपल्स पार्टी अब ऐसे एक मेजर पार्टनर के तौर पे मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के हम पार्टनर बने हैं, पार्लियामान के कस्टोडियन बने हैं, और हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो जब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, मेरे ख्याल में ये मुल्क इस्तेकाम की तरफ जाएगा। और हम एक जो नई अहम चीज है कि हमने एक कमेटी बना दी है, जो अभी भी हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को वन पेज पे लाया जाए। कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए, कोई चार्टर ऑफ जो है ना डेमोक्रेसी किया जाए, चार्टर ऑफ पार्लियामान किया जाए, ताकि ये मुल्क इस खजानी कैफियत से निकले। तमाम सियासी कुव्वतों का मतलब पीटीआई भी है कि पीटीआई से भी आप राब्ता करेंगे, आपकी कमेटी करेगी राब्ता? पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हमारी ख्वाहिश है कि पार्लियामान जब वजूद में आ जाए तो उसके बाद इस मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, रंजिशें खत्म करने की। आपने बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि हम इस्तेकाम लाना चाहते हैं, हम नफरत वाली सियासत खत्म करना चाहते हैं। हम अच्छा, ये जब से 8 फरवरी से इलेक्शन हुए, चूंकि आपका एक पीटीआई वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी अपनी पार्टी में भी आपका एहतराम है, और मेरे समेत बहुत लोग आपका एहतराम करते हैं, कोई 8 फरवरी के बाद पीटीआई वालों के साथ, टॉप लीडर के शिप के साथ पीपल्स पार्टी का कोई डायरेक्ट राब्ता भी हुआ? देखिए जी, अनऑफिशियली तो मेरा भी राब्ता हुआ है। अच्छा। लेकिन वो जाती हैसियत में पार्टी खान साहब के साथ या बैरिस्टर गोहर के साथ? नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा। मैं अब नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो जाती हैसियत में हुआ है। ठीक है। कोई पार्टी ने ड्यूटी नहीं लगाई थी, तो वो उनसे हज़ार ख्याल हम दोस्त मिलते रहते हैं। तो आपने तजवीज़ कोई दी उनको कि हम ऐसे मिल के बैठ सकते हैं? मैं आपको बताऊं 80% उनके MNA जो हैं वो चाहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाएं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा उनमें ऐसा तबका है, वही जो खान को पहले भी पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ नहीं जाने देता था, अब भी ऐसे हॉक्स हैं जो पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं उनको। पहले भी उन्होंने नुकसान उठाया अपनी असम्बली डिसॉल्व करके, असम्बली से इस्तीफे दे के और डायलॉग ना करके, और अब भी मैं समझता हूँ कि ये मुल्क का नुकसान है, जमहूरियत का नुकसान है। पॉलिटिकल फोर्सेस को अभी डायलॉग करने एक मिनट चंद साहब, आपने इतनी अहम बात कर दी कि 80% जो नौ मुंतखब MNAs हैं पीटीआई के, उनके बैक्ड उम्मीदवार जो थे, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए। फिर चूंकि आप रहे हैं उस पार्टी में, फिर ऐसे कौन से अनासर हैं जो खान साहब को इस तरह के सियासी कुव्वतों के साथ बैठने से दूर करते हैं? देखिए जी, आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभी खान अगर जेल से बाहर होता तो फिर तो खान से डायरेक्ट भी बात हो सकती थी, और वो इनकी अभी तो उनके पता ही नहीं कि उनकी अथॉरिटी किसके पास है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये पता ना होना कि उनकी अथॉरिटी किसके पास है, तो वो नुक्ता नजर जो जिनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो समझते नहीं है, सिर्फ मैंडेट सीटें में मेजॉरिटी ले जाने से हुकूमतें नहीं चलती, ना पार्लियामान चलता है। आपको डायलॉग करना पड़ता है, पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करना पड़ता है, फिर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना होता है। अगर आप सिर्फ अपनी सियासत करते रहे, हर वक्त अपनी सियासत की सोचते रहे, तो ये तो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है। अच्छा, ये फरमाइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ऐलान कर दिया कि आसिफ जरदारी साहब दोबारा सदर बनेंगे,
तो फिर आसिफ जरदारी सब पे भारी हो गया? नहीं, आसिफ जरदारी सबसे यारी। अच्छा। भारी नहीं, सबसे यारी। तो बन जाएंगे सदर, वो मुंतखब हो जाएंगे जो पार्लियामान की कंपोजिशन है। ये अभी कबल वक्त है कहना, अभी तो कबल वक्त है, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इस वक्त वफाक के जो हेड ऑफ स्टेट है वो ऐसे बंदे की जरूरत है जो तमाम फोर्सेस के साथ डायलॉग कर सके, जो तमाम चारों इकाइयों को साथ लेके चल सके, जो रीजनल पार्टी से भी बात कर सके, कौमी पार्टियों से बात करे, और आर्म्ड फोर्सेस को भी साथ लेके, एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ लेके ऑन बोर्ड इस मुल्क को आगे लेके चल सके। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि कोई ना कोई हो जो मुल्क को आगे लेके चल सके। अली अमीन खान गंडापुर को नामजद किया गया। एक तो कभी उन पर बक्से उठा के ले जाने का इल्ज़ाम लगता रहा, कभी वो शहद वाली बात हो गई, फिर किसी खातून की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा, आपको वो भी याद होगा, फिर 9 मई में भी वो मुलव्वस रहे। तो ये उनकी नामजदगी आपको क्या लगता है रियासत के ख़िलाफ़, वफाक के ख़िलाफ़ कंटिन्यू करेगी टसल या टकराव, या फिर सूबे को अफेक्टिवली चलाने के लिए उनकी नामजदगी की गई है? हाँ, देखिए पराचा साहब, ये उनका आईनी हक है, ठीक है, और इखलाकी हक है कि वो उनके पास मेजॉरिटी है, वो जिसको चाहे अपनी पार्टी का नामजद करे। इस पे मैं कमेंट्स इसलिए नहीं करना चाहता कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का जरिए उनका एक हक है। अब आगे किसको वो नामजद करते हैं, किसी अच्छे बंदे को नामजद करें तो उसका अच्छा नतीजा मिलता है, किसी गलत को करें तो गलत नतीजा मिलता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब मेरे कुलीग रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अभी आप चलें, आप देख के खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। तो मेरे ख्याल में आने दें, ये उनका हक है, पीटीआई की मेजॉरिटी है, उनका हक है, वो जिसको मर्जी बनाए। नून लीग ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान को वेलकम किया है। मैं मरियम औरंगजेब साहबा की ब्रीफ सी उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं। तो नून लीग की तरफ से वेलकम किया जाना, ख़ास तौर पर जब आप काबीना में नहीं बैठ रहे, आप कैसे देखते हैं? क्या वज़ीर आज़म के लिए मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, हमारी तरफ से तो कोई शर्त नहीं है, ये अब नून लीग का अपना अंदर का मामला है, वो किसको बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये उनको खुद फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क को कोई इफेक्टिव वो गवर्नमेंट देना चाहते हैं या सिर्फ जिद ही पूरी करना चाहते हैं। तो इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के आने से होगी या मियाँ शहबाज शरीफ के आने से होगी? मेरे ख्याल में तो मैं इस पे नो कमेंट। चलें, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। नाजरीन अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। हम दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।